नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मुक्ति बोध के द्वारा रचित कविता ब्रह्म राक्षस, इस कविता पे हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। मुक्ति बोध हिंदी कविता के प्रगतिशील और नई कविता आंदोलन से जुड़े कवि और आलोचक हैं। 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश में जन्मे मुक्ति बोध 20वीं शताब्दी के सबसे सशक्त कवि आलोचक माने जाते हैं। वे नया खून और वसुधा के सहायक और संपादक भी रहे। मुक्ति बोध को अपने जीवन काल में न तो बहुत पहचान मिली और न ही उनका कोई भी कविता संग्रह प्रकाशित हो सका, लेकिन उनकी असमय मृत्यु के बाद अचानक ही मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के परिदृश्य पर छा गए। सबसे पहले उनकी कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित ताड़ सप्तक 1943 में प्रकाशित हुई थी। मुक्तिबोध ने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि लिखी और हर क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप अलग से महसूस किया जा सकता है। उन्हें प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, नई कविता आदि साहित्यिक आंदोलनों के साथ जोड़कर देखा जाता है। अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की सर्वाधिक और महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। ब्रह्म राक्षस कविता में कवि ने ब्रह्म राक्षस के मिथक के जरिए बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व और आम जनता से उसके लगाव की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता के संदेश को यदि एक पंक्ति में व्यक्त करना चाहे तो कहा जा सकता है कि अच्छे और बुरे के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे और उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, लगभग इन्हीं आशयों की कहानी ब्रह्म राक्षस या शिष्य भी उन्होंने लिखी। मुक्तिबोध जिस गंभीर विषय को इस कविता में उठाना चाहते हैं उसका आधार बहुत गहरा है। उसके लिए कोई सोची समझी और प्रामाणिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं की जा सकती, लेकिन विषय गंभीर विषय की सर्जना करता है। ज्ञान ही ब्रह्म है, इसलिए आज के युग में ज्ञान की प्राचीन कालीन भूमिका जीवन से विरत हो गई है। उसमें से देवत्व का भाव लुप्त हो गया है। वह राक्षस की भूमिका में समाज के सामने तनकर आ खड़ा हुआ है। ज्ञान की यही भूमिका मुक्तिबोध की चिंता, पीड़ा और विचार का आधार है। इन्हें अनुभूत किया जा सकता है ज्ञानात्मक संवेदना के सूत्र को थामकर। भारतीय दर्शन की इस उक्ति को आधार में रखकर मुक्तिबोध अपनी युग सापेक्ष की चर्चा को ला खड़ा करते हैं। मुक्तिबोध के लिए जीवन और सृजनात्मकता दो अलग अलग वस्तुएं नहीं थी। उनकी सृजनात्मकता जीवन के यथार्थ से इतनी गहरी संबद्ध थी कि उनके विचारों में घुमरती सर्वजनीय चिंताएं भी उनका व्यक्तिगत संघर्ष बनकर कविता में उभरी है। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी ही छटपटाहट का प्रतीक है। मुक्तिबोध ने अपनी इस कविता का नाम ब्रह्म राक्षस ही क्यों चुना? ब्रह्म शब्द के द्वारा मुक्तिबोध हमें सुदूर अतीत में ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं, जहां समाज वर्ण संकुलन व्यवस्थाओं में बंधा हुआ था। उसी समाज के बौद्धिक, नैतिक और संपूर्ण आध्यात्मिक शारीरिक शिक्षाओं की गतिविधियों का संवाहक ब्राह्मण वर्ग ही हुआ करता था, जिसके पास ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान शोध, जीवन दर्शन, ज्ञान दान और सामाजिक जीवन परिशोधन, साहित्य और कला की मूल्य, राजनीतिक के विधान तथा युद्ध संकलन, युद्ध नीति एवं राजनैतिक आदर्श
तथा मूल्यों के निर्धारण का गहन दायित्व था, उसके द्वारा चिंतन मनन की अवधारणाएं निर्मित की जाती रही। वही समाज की बुद्धिजीवी वर्ग आज चिंतन की ओर दर्शन की अपनी परंपरा से मात्र व्यावसायिक हो गए हैं। ब्रह्म राक्षस का संपूर्ण कथ्य वर्तमान शैक्षणिक गिरावट से उपजे त्रास का तनाव है। आज समाज के सभी वर्ग समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग का शिक्षा पाने और देने का एकाधिकार भी समाप्त हो चुका है और इन्हीं परिस्थितियों में चिंतनहीन जीवन एक सन्नाटा पैदा करता है। आज के बुद्धिजीवी ज्ञान का पाखंड फैलाते हुए अपने ही अहंकार की बावरियों में बंधे हुए हैं। वर्तमान ज्ञान में सामाजिक सरोकारों के प्रति न तो संवेदना है न बोध है। ब्रह्म राक्षस का ब्राह्मण उसी ऋषि मुनिषि परंपरा का प्रतीक पुरुष है जो आज कालांतर में प्रेत योनि के आचारों में जकड़ गया है। काल और पीढ़ियों की ओर कवि का इशारा है। ब्रह्म राक्षस के निवासी स्थली विशाल काय वृक्षों से घिरी है। इन घने और अदुम्ब के वृक्ष की शाखाओं पर उल्लुओं के घोंसले बने हुए हैं। यह बावरी और औदुंबर के वृक्ष पर बने उल्लुओं के घोंसले साधारण नहीं है, वरना ये अतीत की सांस्कृतिक गौरव की प्रतीक बावरी भारत भूमि है। औदुंब उनकी घनी सांस्कृतिक परंपरा है। इस परंपरा पर आधुनिकता की चाल में अब सांस्कृतिक मूल्यहीनता का बसेरा ही उल्लुओं का बसेरा है। यह बात इसलिए प्रतीत रूप से सरलता से ग्रहण की जा सकती है क्योंकि भारतीय परिवेश और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं की गहनता का चित्रण करते हुए कवि भारत के लिए मिले विश्व गुरु की श्रेष्ठता खटके की तरह दिल में लगी हुई है। कवि अतीत के निकट जाकर खड़ा होता है जहाँ श्रेष्ठता के मूल्य उसमें फिक्र की तरह विद्यमान है। इस विगत श्रेष्ठता से गिरावट का अंदेशा ही कवि में दुश्चिंता उत्पन्न करता है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता में सामाजिक सरोकारों के उपजे अवसाद की त्रास ही एक वैचारिक चेतना का विमर्श बनाता है। समाज जीवन के अंतर संबंधों के बीच पसरती विचार शून्यता चिंताजनक है। यह सतही ज्ञान का ढकोसला ही मानवीय संवेदनाओं और चिंताओं को धूमिल कर रहा है। वैसे तो मुक्तिबोध की कविता सामान्य पाठक के लिए इतना सहज और बोधगम्य नहीं है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से उसको सहज और बोधगम्य बनाने की कोशिश की जा रही है। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस, इसकी पहली 32 पंक्तियों में परिपक्व बावरी और उनके परिवेश का चित्रण है। बावरी शहर के बाहर किसी खंडर की ओर, शायद खंडर का हिस्सा है और उसके ठहरे पानी के अंदर तक सीढ़ियाँ गई है। वह कितनी सीढ़ियाँ है इसका पता नहीं है। आइए इनकी कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। प्रकाशन के 5 साल बाद तक मुक्तिबोध इस कविता में संशोधन करते रहे। ये पंक्तियाँ फिर भी रह ही गई, इसका कोई निहितार्थ होगा। इन पंक्तियों को बाद में आने वाली पंक्तियों, विगत सत्य पुण्य का आभास इत्यादि से जोड़ना चाहिए। इसके बाद की पंक्तियाँ बहुत कसी हुई और संदर्भित है। बावरी के चारों ओर गुलर के पुराने पेड़ है, जिसकी शाखाओं पर घुरघुरों के परित्यक्त घोंसले हैं। गुलर
दत्तात्रेय नामक ऋषि और अवतार से जुड़ा प्राचीन काल के समादृत वृक्ष है। अथर्ववेद और कौशिक सूत्रों में इसकी लकड़ी के अनेक रहस्यमय तांत्रिक उपयोग बताए हैं। बावरी को घेरे खरे ये पेड़ प्राचीन है और इनकी डालियां परस्पर जटाओं की तरह उलझी है। कवि उन्हें औदुंबर नाम से अभिहित करता है, जिससे उसकी विशिष्टता घोषित होती है। ये वृक्ष प्राचीन काल और भूतकाल के गौरव और रहस्य का वातावरण बनाते हैं। उल्लुओं के परित्यक्त घोंसले, खंडहर, बावरी और पुराने गुल्लरों के सम्मिलित प्रभाव को गाढ़ा करते हैं। यह ऐसी जगह है जिसे उजाड़ कर प्राणी उल्लू भी छोड़ गया है। विगत सत्य पुण्य का आभास से आरंभ करके अगली 6 पंक्तियां किसी विगत श्रेष्ठता का चित्र है, जो वातावरण में अस्पष्ट भाव की तरह अटकी हुई है। दिल के खटके की तरह जो दृश्य घटित हो रहा है, इस बावरी के इर्द गिर्द भूतकाल में कुछ अच्छा घटा है, जिसकी सुगंध वर्तमान की प्राकृत गंधों में अब भी समाई है। उस सुगंध की अंतर्निहित एक आभास किसी संदेश की तरह अस्पष्ट है। बावरी के किनारे और भी वनस्पति है जो पुरानी नहीं है। टगर का पौधा है, 5 सफेद पंखुड़ियों वाले उनके फूल तारों की शक्ल के हैं। टगर कोहनी बावरी में झांक रही है, वह दृश्य का अंग होकर भी अलग है। एक निर्दोष दृष्टा पर अनासक्त टगर सामान्य जन का प्रतीक लगती है। यहाँ बावरी का मोह गुलर की शाखाओं में आवृत नहीं है, जहाँ खुला आसमान है। वही एक लाल कनेर का पेड़ है, जो संभवतः भविष्य और आशा का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस का प्रवेश। अब कविता में ब्रह्म राक्षस का प्रवेश होता है। वह बावरी में रहता है। करीब 60 पंक्तियों में कवि ने ब्रह्म राक्षस की मानसिकता का चित्रण किया है, जिसमें 3 बातें उभर कर आती है: विक्षिप्त आचरण, अपराध बोध और आत्ममुग्धता। विक्षिप्त आचरण के निदर्शन है बरबराहट, लगातार नहाने की मनोवैज्ञानिक बाध्यता, अद्भुत मंत्रों का असमंजित उच्चारण, मन के अंदर कोई अंधेरा कोना, उद्भ्रांत शब्दों की नित्य नवीन जटिलताएं, परस्पर विरोधी विचारों का टकराव और उससे उपजी धुंध, और अंत में ज्ञान अनुभव का उलझन, जो केवल असंबद्ध पागलपन भरे प्रतीकों में ही व्यक्त हो पाता है। इस संदर्भ में कवि ने एक अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है: गहन अनुमानिकता। हिंदी संस्कृत में यह अभिव्यक्ति प्रचलित नहीं लगती। हो सकता है कि यह मराठी में हो, परंतु संस्कृत मूल शब्द तथा कविता के संदर्भ के अनुसार यह एक संज्ञा शब्द लगा है, जिसका अर्थ परिकल्पना में मिलता जुलता है। गहन अनुमानिकता का अर्थ हुआ परिकल्पनाओं का उलझाव। ब्रह्म राक्षस की विक्षिप्तता का एक कारण है। अपराध बोध इस पागलपन का दूसरा कारण है। ब्रह्म राक्षस को अपना अंतर ब्रह्म मलिन लगता है। वह अनवरत स्नान करता है, पर मलिनता दूर नहीं होती। मंत्रोच्चारण से शांति नहीं मिलती। आत्मालोचन के प्रकाश से अंदर बैठी संवेदनात्मक कालिका दूर नहीं होती। वह प्रबल अपराध बोध किस प्रकार है? अस्तित्वमूलक या नैतिक? अस्तित्वमूलक अपराध बोध अकारण होता है, जैसे अपूर्णता का बोध, जो हमारे किसी किए अनकिए का परिणाम नहीं होता। अपूर्णता हमारे अस्तित्व का अनिवार्य गुण है, फिर भी उसको लेकर हम
अपराध बोध ग्रस्त होते हैं। दूसरी तरह का अपराध बोध नैतिक होता है, जिसका आधार हमारा कर्म या कर्म का अभाव होता है। ब्रह्म राक्षस का अपराध बोध किस प्रकार है, इस प्रश्न का उत्तर कविता के दूसरे भाग में देखा गया है। अपराध बोध के बगल में उनकी विरोधी मानसिकता आत्ममुग्धता बैठी है। सूरज की किरणें जब बावड़ी में पहुंचती है या चांदनी की कोई भटकी किरण बावड़ी की दीवारों को छू आती है, तो ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य चंद्रमा बल्कि सारे आकाश ने उनकी वंदना की है और उसे ज्ञान गुरु मान लिया है। यह आत्ममुग्धता भी कदाचित उनकी विक्षिप्तता का ही अंग है। जब ब्रह्म राक्षस आत्ममुग्धता के क्षणों में होता है तो वह द्विगुण उत्साह से सिमेरी, बेबीलोनी जन कथाओं और वेदों से लेकर कविता के रचना काल में जीवित तथा संक्रिय दार्शनिकों तक के कथ्य और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। केवल व्याख्या ही नहीं, नई व्याख्या करता है। अर्थात बावड़ी के अंधेरे में कैद ब्रह्म राक्षस रचनाशील है। उनकी रचनाशीलता का अंत केवल उद्भ्रांत ध्वनियों से होता है, जिसमें हर शब्द अपनी ही प्रतिध्वनि से कटकर अर्थ खो रहा है। बावड़ी के किनारे बैठी टगर बावड़ी से उठने वाली ध्वनि को सुनती है। प्राचीन गुलर वृक्ष तथा वक्ता कवि स्वयं कनेर के फूलों की जगह अब करौदे के फूलों का जिक्र आया है, जो सुनने वालों में शामिल है। इस तरह से कविता का अंत होता है।